हेलो एवरीवन, एपी टीचिंग क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारी ये क्लास नंबर 23। आई होप आप सब लोग अच्छे हों और अच्छे से अपनी तैयारी जो है वो कर रहे हों और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को जो है आप लगा रहे हो ताकि जो है आपको जो है पेपर में मिस्टेक आपसे कम से कम हो। चलिए तो हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सुल्तानगढ़ी जिसे राजकुमार नसरुद्दीन के लिए 1231 में निर्मित किया गया था, भारत का पहला इस्लामिक मकबरा कहा जाता है। ये भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है, आपको बताना है। पानीपत में है, लखनऊ में है, दिल्ली में है, आगरा में, कहाँ पे ये स्थित है? ये दिल्ली में स्थित है। देखिए कल भी मैंने आपको जो है दिल्ली आर्किटेक्चर पे बेस्ड क्वेश्चन कराया था जिसमें आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है इमारत जो है दिल्ली में नहीं पाई जाती है। तो आपने कहा था कि बीबी की इमारत नहीं पाई जाती, वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में पाई जाती है। तो ये भी एक आर्किटेक्चर है जो दिल्ली में पाया जाता है, तो इसे आप याद रख लीजिए। हो सकता है कि कल को जब आपसे फ्यूचर में जब सवाल पूछे तो आपको जो है वो ये आर्किटेक्चर भी दे और आप हो सकता है आपको ना पता हो, है ना। तो आप उसे यहाँ पे याद कर लीजिए। देखिए इसका जो निर्माण है वो इल्तुतमिश ने कराया था। उनका सबसे बड़ा बेटा था जिनका नाम था नसरुद्दीन महमूद, उसकी याद में उन्होंने दिल्ली में जो है इसका निर्माण करवाया था। कहाँ पे? दिल्ली के मलकापुर जो एरिया है वहाँ पे इसका निर्माण उन्होंने करवाया था। ये भारत में पहली बार निर्मित कोई मकबरा था और इस्लामिक जो शैली है उसमें निर्मित था। तो यहीं से जो है भारत में मकबरे निर्माण की परंपरा की शुरुआत होती है। तो भारत में मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए, यही है वो मकबरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मॉरल्स लॉ इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट? मेरल्स का लॉ जो है निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? जड़त्व के नियम से, जो है पृष्ठ तनाव से, गुरुत्वाकर्षण से, या प्रकाश से? देखिए ये प्रकाश से संबंधित होता है। इसके लिए आप वैसे ये जो नियम है वो थोड़ा जटिल है। जो बच्चे फिजिक्स पढ़े हैं, साइंस बैकग्राउंड के, उन्हें तो आसानी से समझ में आएगा, लेकिन जो आर्ट्स के बच्चे हैं उनके लिए इसको समझना कठिन है। तो मैं आपको इसका एक सिंपल जो है शॉर्ट में समझाऊंगी, उससे ज़्यादा आपको गहराई में से नहीं समझना है। देखिए इसका कहना है कि एक ध्रुवक होता है और एक विश्लेषक होता है। इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का जो है वो कोण होता है। ठीक है, तो अब देखिए जब भी कोई रे जो है गुजरती है इनके बीच में से, तो रे कैसी होती है? आपने प्रकाश को देखा है तो वो हर डायरेक्शन में गुजरता है, लेकिन क्योंकि ध्रुवक की जो दिशा है वो नॉर्थ टू साउथ है, तो ये जो तो प्रकाश की तो ये वाला प्रकाश, ठीक है, तो वो प्रकाश जिसकी दिशा नॉर्थ और साउथ है सिर्फ उसी प्रकाश को जो है अपने यहाँ से गुजरने देगा। बाकी जिसकी दिशा जो है नॉर्थ टू साउथ, मतलब जो है वेस्ट टू ईस्ट हो, नॉर्थ ईस्ट या वेस्ट ईस्ट हो, ठीक है, उन्हें जो है अपने बीच में से गुजरने नहीं देगा, उन्हें रिफ्लेक्ट कर देगा। तो वो उसकी जो दिशा है, ध्रुवक और विश्लेषक अपनी दिशा में वाले ही जो प्रकाश का जो कण होता है उसको गुजरने देते हैं और बाकी प्रकाश के कणों को जो है वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, आपको बस इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा गहराई में समझ नहीं पाएंगे, और समझ तो पाएंगे लेकिन हाँ ये है कि वो थोड़ा कठिन है और जो है इसको यहाँ पे समझाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसके लिए जो है आप उसको जो है यूट्यूब पे वीडियोस है बहुत सारी, वहाँ से देख के आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई सिंपल तरीके से समझना है तो बस आपको इतना ही याद रखने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अक्टूबर 2022 में दूरसंचार विभाग ने आरंभिक रूप से घोषणा की कि 5G सेवाओं को कितने शहर में लॉन्च किया जाएगा? आपको बताना है 12, 15, 14 या 13 कितने शहरों में लागू किया जाएगा? तो इसे 13 शहरों में उस टाइम पे लागू किया गया था 2022 में। वर्तमान में ये 227 सिटीज में लागू है। इसके संदर्भ में और अन्य काम चल रहे हैं ताकि पूरे भारत को जो है वो 5G जो है सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा 22 सितंबर 2022 को जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम सांख्यिकी रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत की शिशु मृत्यु दर कितनी है? 24 है, 26 है, 28 है, 30 है, कितनी है आपको बताना है। देखिए सबसे पहले ये जो भारत का रजिस्ट्रार जनरल है इसकी जो गठन हुआ था वो 1961 में किया गया था। याद रखिएगा किसके अंतर्गत किया गया था? तो भारत सरकार के अंतर्गत, भारत सरकार ने गृह मंत्रालय के अंतर्गत किया था। अब आप इसका कार्य देख लीजिए। तो भारत में जितनी भी जनगणना होती है 10 साल पे,
वो यही काम करता है, इसी द्वारा की जाती है। उसके साथ साथ भारत में जो है भाषा का सर्वेक्षण की कौन सी भाषा के कितने % लोग भारत में पाए जाते हैं, कौन सी भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है, ठीक है। तो भारत का सर्वेक्षण मतलब भाषा का सर्वेक्षण भी। उसके बाद जनसांख्यिकी लाभांश का सर्वेक्षण भी यही करते हैं। जनसांख्यिकी लाभांश आपको पता होगा, उस जो है आयु वर्ग के लोगों को सम्मिलित किया जाता है जो कार्यरत होते हैं यानी अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उन्हें हम कहते हैं जनसांख्यिकी लाभांश। तो ये सब काम जो है वो भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा किया जाता है। तो 2020 में भारत की जो मृत्यु दर थी वो कितनी थी? 28 थी। देखिए बहुत सारे लोगों को शिशु मृत्यु दर में, ठीक है, या मृत्यु दर में, जन्म दर में, मातृ मृत्यु दर में, इन सब चीज़ों में ये सब जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनके लिए बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। तो इनके लिए आपके लिए इन सबको क्लियर करने के लिए एक शॉर्ट वीडियो जो है 5-10 मिनट की जो है वो बना दी जाएगी। वहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर दिया जाएगा। तो आपको जो है ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि जो है ये कॉन्सेप्ट क्लियर क्यों नहीं हो रहा है, हमें कन्फ्यूजन है। आप चिंता मत कीजिए, अभी के लिए आप बस इतना याद रखिए कि शिशु मृत्यु दर कितनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन मोबाइल कांग्रेस शहर में किया गया था, यानी इंडियन मोबाइल कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया था, आपको बताना है। अगला ऑप्शन है बेंगलोर, मैसूर, न्यू दिल्ली, बम्बई। जब आपसे 2023 में सवाल पूछा गया था तब न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। अभी इसका आयोजन 2024 में जो है 15 से लेकर 19 अक्टूबर के मध्य किया जाएगा। अभी इसकी ना तो थीम डिसाइडेड है, ना ही कोई शहर का डिसीजन किया गया है कि कब किया जाएगा। जब ये आ जाएगा तब आपको बता दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंजाइम्स द्वारा विघटित किया जाता है। आपको बताना है कौन सा एंजाइम है जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का विघटन करता है। कैलाटेज, ऑक्सी डोरी डक्टेसेज, लाइसेज, आइसोमरेसेज, कौन सा जो है वो इसका एंजाइम का विघटन करता है? तो कैटालेज जो है वो इसका विघटन करता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है? एक यौगिक है। यौगिक मतलब जो है वो दो चीजों से, दो या दो से अधिक चीजों से जो मिलकर बनता है उसको हम बोलते हैं यौगिक। तो ये किसके से मिलकर बना है? तो ये हाइड्रोजन के अणुओं से मिलकर के बना है और पानी के अणुओं से मिलकर के बना है। और इसका जो इसका जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है? H2O2 इसका रासायनिक सूत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुखना झील निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आपको बताना है। जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, चंडीगढ़ में या जो है लक्षद्वीप में? देखिए ये बहुत इजी है, चंडीगढ़ राज्य में स्थित है, ठीक है। और इसे जो है वो हिमालय की जो है तलहटी में स्थित है। तो हिमालय के कौन से एरिया में पाई जाती है? तो हिमालय के शिवालिक एरिया में पाई जाती है। आपको ये बात याद रखनी है क्योंकि हो सकता है कि आपसे नेक्स्ट टाइम पे ये क्वेश्चन पूछ रहे कि सुखना झील जो है वो हिमालय के निम्नलिखित में से कौन से स्थान पाया जाता है? ट्रांस हिमालय में, ग्रेटर हिमालय में, लेसर हिमालय में, शिवालिक में, लिटिल हिमालय में? ये ऐसे नाम देकर आपको कंफ्यूज करेगा। तो आपको याद रखना है कि शिवालिक में पाई जाते हैं और ये एक मानव निर्मित झील है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये सब आपको बातें इसमें याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में कार्य करना शुरू किया था? 1962 में, 1962 में, 1963 में, 1965 में या 1964 में? कम उन्होंने काम करना शुरू किया था। उन्होंने काम 1962 में करना शुरू किया था। इसका जो है गठन वैसे तो 21 अगस्त 1961 में संसद में से रख दिया गया था और जो है ये दिसंबर 1961 में पारित हो गया था और 1 जनवरी 1962 से ये लागू हो गया था। इतनी बात आपको इसमें याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट लोधी रूलर बहलोल लोधी रूल बिटवीन, आपको बताना है उन्होंने कब से कब तक शासन किया था? 1454 से 1501, 1452 से 1499, 1453 से 1500, 1451 से 1489, कब तक जो है उन्होंने शासन किया था? तो बहलोल लोधी का जो शासनकाल था वो 1451 से 1489 के बीच में था, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इन्होंने दिल्ली में क्या किया था? बहलोल लोधी में, दिल्ली में बहलोल लोधी ने जो है वो प्रथम जो है अफगान साम्राज्य की, अफगान राज्य या साम्राज्य भी बोल सकते हैं, उसकी स्थापना की थी। अफगान राज्य की स्थापना जो है इन्होंने की थी। और जब ये पद पर बैठे थे 1451 में, तो उन्होंने जो है बहलोल शाह गाजी
की उपाधि धारण की थी। ये उपाधियां आपको याद रखनी है क्योंकि इन उपाधियों से क्वेश्चन बनता है। बहलोल शाह गाजी की उपाधि उन्होंने धारण की थी। चलिए हम बाकी देख लेते हैं जो है लोधी वंश के बारे में अन्य तथ्यों को देख लेते हैं। लोधी वंश का शासनकाल 1451 से 1526 के बीच में था। ठीक है, ये याद रखिएगा। इनकी राजधानी दिल्ली थी और जो है इनमें 3 सुल्तान हुए। एक तो बहलोल लोधी जिनका शासनकाल मैंने बता दिया है। दूसरे शासक थे सिकंदर लोधी, उनका शासनकाल था 1489 से 1517 तक। तीसरे थे इब्राहिम लोधी, उनका शासनकाल था 1517 से लेकर के 1526 तक उनका शासनकाल जो है वो रहा है। बस आपको इसमें इतनी ही बातें याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2021 में निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी? समिति का गठन मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति की जांच करने के लिए किया गया था। तो आपको बताना है कि कौन सी समिति इसमें शामिल थी। शाह समिति, सच्चर समिति, खुसरो समिति, महाजन समिति। देखिए, सच्चर समिति का गठन किया गया था मुस्लिम समुदाय में जो सामाजिक, आर्थिक, उनकी राजनीतिक जो परिस्थिति है उनको सुधार करने के लिए जो है इस समिति का गठन किया गया था। लेकिन इन समिति का गठन जो है 2005 में जब मनमोहन सिंह सरकार थी तब इसका गठन किया गया था और इसने अपनी रिपोर्ट जो है 2021 में दी थी। ये याद रखिएगा, गठन इसका बहुत पहले हुआ था लेकिन इसने रिपोर्ट अपनी 2021 में दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फ्रेड हाई स्कूल जिससे महात्मा गांधी ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की है, गुजरात के निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? राजकोट में है, अहमदाबाद में है, भावनगर में है, पोरबंदर में है। तो ये जो है राजकोट में स्थित है क्योंकि जो है ये हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट के जो है एक प्रोमिनेंट लीडर रहे हैं। ठीक है, प्रमुख जो है वो जो है राष्ट्रवादी नेता रहे हैं। तो इसीलिए जो इनके संदर्भ में जो है ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये आप समझ लीजिए कि ये बहुत ही पुराना जो है स्कूल है, लगभग 165 ईयर्स पुराना है ये, और ये भारत के जो पुराने शैक्षणिक संस्थाओं में से एक है। सबसे पुराने जो शैक्षणिक संस्थाएं उनमें से एक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल ने 2022 में दिल्ली नगर निगम के चुनावों में 134 सीटें जीतकर अपनी जो है जीत दर्ज की थी? तो सबको पता है आम आदमी पार्टी ने की थी। आपको मैंने पहले ही बताया था कि क्योंकि दिल्ली स्पेसिफिक आपसे जो है आपका पेपर है, तो जो है दिल्ली मंत्रिमंडल उन्होंने कितनी सीटें जीती, कहाँ से सबसे ज्यादा सीटें प्राप्त की, किसको कौन सा मंत्रालय मिला है, पहले था तो कौन से मंत्रालय में थे, अभी कौन से मंत्रालय में है, उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर का क्या नाम है, ये सब आपको याद रखने की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लेसर पांडा या रेड पांडा के लिए जाना जाता है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट, नागरहोल या सिंगालीला? कौन से राष्ट्रीय उद्यान को जो है वो जाना जाता है? देखिए, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसके साथ साथ एक और राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है नेओरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। इन दोनों ही राष्ट्रीय उद्यानों में रेड पांडा पाए जाते हैं। ये वहां में मतलब ये स्पेसिफिक एरिया में ही आपको मिलेंगे, वैसे और रीजन में आपको ये नहीं मिलेंगे, तो आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वर्ष में प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर गर्भ अवस्था या प्रसव संबंधी जटिलताओं के परिणाम स्वरूप मरने वाली महिलाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? आपसे पूछा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इंग्लिश में दिया है और आपको सभी वर्ड्स एक जैसे लिखेंगे, तो मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ। पहला जो ऑप्शन है उसका हिंदी में है माता संबंधी मृत्यु दर, दूसरा है मातृ मृत्यु दर, तीसरा है माता मृत्यु दर और चौथा है परिपक्वता मृत्यु दर। देखिए, ये आपका ऑप्शन बी सही है, मातृ मृत्यु दर कहा जाता है। ठीक है, यानी 1 लाख जीवित बच्चों का, अगर 1 लाख बच्चों का जन्म हुआ है तो उनमें उसकी तुलना में जो उनकी माएँ हैं उनमें कितनी माओं की डेथ हुई है। ठीक है, अपनी प्रसव के बाद हो जाए या प्रसव के दौरान हो जाए, कितनी 1 लाख जो है शिशुओं पर कितनी माताओं की मृत्यु हुई, उसी को हम बोलते हैं मातृ मृत्यु दर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गर्दी नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस भाग का लोकप्रिय नृत्य? आपको बताना है दक्षिण भाग का, पश्चिम का, उत्तरी भाग का, पूर्वोत्तर भाग का। तो ये दक्षिण भारत का सबसे महत्वपूर्ण नृत्य है। दक्षिण भारत के पुडुचेरी जो जिला है
वहां पे किया जाता है। ये एक पौराणिक नृत्य है। पौराणिक नृत्य क्यों है? क्योंकि इसका संबंध जो है वो रामायण से है, जब जो है रावण को हरा करके श्री राम जब वापस लौट रहे थे तो इस उपलक्ष्य में जो है ये नृत्य किया जाता था। हालांकि अब जो ये नृत्य जो है ऑलमोस्ट हर त्योहार पर और हर ओकेजन पे ये लोग करते हैं, लेकिन इसका जो है एग्जाम्पल की मतलब किस लिए किया जाता था ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। In which of the following Gurudwaras did the Guru Gobind Sahib establish the Khalsa Panth in 1969? तो गुरुद्वारा बाबा अटल साहिब, गुरुद्वारा तख्त श्री पटना साहिब, गुरुद्वारा आनंदपुर साहिब, गुरुद्वारा हरि जो है मंदिर साहिब। तो इसकी स्थापना गुरुद्वारा जो है आनंदपुर साहिब में जो है वो की गई है। कब की गई थी? 1969 में। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब देखिए, अब एक बात हम लोग समझ लेते हैं कहाँ पे किस दिन की गई थी। तो याद रखिए, तो बैसाखी के दिन की गई थी। बैसाखी का त्यौहार है जो है आपको सबसे पता है कि पंजाबी लोग बहुत अच्छे से मनाते हैं इसे। अब खालसा क्या होता है बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। देखिए, खालसा को समझने के लिए ऐसे समझिए, हिंदू धर्म में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग दीक्षा लेते हैं। दीक्षा में क्या होता है, उन्हें एक स्पेसिफिक मंत्र दिया जाता है। अगर वो जो है, जैसे अगर आपने सरस्वती मंत्र में दीक्षा ली है तो आप सरस्वती माता को जो मंत्र होते हैं वो आप पढ़ेंगे। अगर आपने जो है ऐसे दीक्षा ली तो गायत्री मंत्र की कुछ लोग दीक्षा लेते हैं, कुछ लोग जो है भगवान कृष्ण की या शिव की जो है मंत्र की दीक्षा लेते हैं और अपने माला में उससे वो करते रहते हैं। ऐसे ही खालसा पंथ में क्या होता है, खालसा पंथ में अगर आपने कोई विशिष्ट दीक्षा ली है तो आप खालसा कहलाएंगे। ठीक है, अगर आप ऐसे ही मतलब जो है मान लीजिए गुरुद्वारे चले जाते हैं, आपकी श्रद्धा है लेकिन आप दीक्षित नहीं है तो आप खालसा नहीं कहलाएंगे। ठीक है, बस ये आपको अंतर इसमें समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपको नहीं वाला बताना है। कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था, ये बात 100% सही है। ठीक है, खानवा का युद्ध जो है 1527 में था, ये भी सही है। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था, ये भी सही है। लेकिन जो चंदेरी का युद्ध है वो 1544 में नहीं होकर के 1528 में हुआ था। तो ये जो है आपका इसमें सही होगा, यानी ये गलत मैच्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों के लाइसेंस के लिए आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रमोटर का पेड अप इक्विटी कैपिटल में न्यूनतम प्रारंभिक हिस्सा कम से कम कितना होगा? 15%, 50%, 60%, 40%। देखिए, जो लघु वित्त बैंक होते हैं ये एक प्रकार के जो है निजी संस्था होती है। कैसे संस्था होती है याद रखिएगा, निजी जो है वित्तीय संस्था होती है। इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? इसका प्रमुख क्या होता है, जो लघु व्यावसायिक जो इकाइयां होती हैं या जो लघु या सीमांत किसान होते हैं या जो MSMEs होती हैं, ठीक है, छोटी होती हैं, ठीक है, तो इनमें भी तो इन्वेस्ट करने के लिए कोई ना कोई चाहिए। तो ये जो लघु वित्त बैंक होते हैं, ठीक है, ये इसमें क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, लोगों को सहायता प्रदान करते हैं, अपनी पूंजी लगाते हैं। तो जो प्रमोटर होते हैं, जो यानी जो पूंजी लगा रहा है उसकी हिस्सेदारी कितनी होगी? भाई पैसा दे रहा है तो कुछ ना कुछ आपके बिजनेस में तो हिस्सेदारी लेगा ही ना। तो उसकी प्रारंभिक हिस्सेदारी जो होती है वो 40% होती है, याद रखिएगा। लेकिन जो है अब क्या होती है, लेकिन बाद में जो है 12 साल के बाद जो है इसकी हिस्सेदारी कम होकर के जो है 26% तक रह जाती है। तो शुरुआत में इनकी हिस्सेदारी ज्यादा होती है क्योंकि शुरुआत में पूंजी की आवश्यकता ऑफकोर्स ज्यादा पड़ती है लोगों को, मतलब जो है किसी भी उद्योग को। और जैसे जैसे वो बड़े हो जाते हैं, आत्मनिर्भर हो जाते हैं, ठीक है, तो वो अपने से कमाने लगते हैं, तो उन्हें उतनी हिस्सेदारी की जरूरत नहीं पड़ती है, तो उतना ज्यादा पैसा वो उनसे नहीं लेते हैं, तो हिस्सेदारी क्या होती है, कम हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2021 में किस राज्य ने मासिक धर्म से जुड़े कलंक से निपटने, महिला व्यक्ति की इच्छा को प्राथमिकता देने और सूचना में स्वस्थ संपदा को प्रोत्साहित करने के लिए स्वच्छ नामक जो है कार्यक्रम की शुरुआत की थी? आपको बताना है। आंध्र प्रदेश में, केरल में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, किसमें जो इस प्रकार का जो है वो कार्यक्रम जो है लॉन्च किया गया था? देखिए, ये प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं इन पे अक्सर सवाल बनते हैं, तो आपको इन्हें जो है याद रखना है। इसकी शुरुआत जो है वो आंध्र प्रदेश में जो है वो की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षित वितरण प्रणाली की शुरुआत जो है कब की गई थी? टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। देखिए नाम याद रखिएगा, पब्लिक एक PDS सिस्टम है और एक TPDS सिस्टम है। TPDS सिस्टम सबसे पहले लाया गया था, ठीक है, और जब इसे लाया गया था तो इसे 1997 में लाया गया था। इसी को जो है आगे चल करके 1992 में इसका नाम बदल करके जो है वो PDS यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रख दिया गया था। तो पहले जब ये आया था, ठीक है, याद रखिएगा, पहले जब इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है, तो PDS के रूप में हुई थी 1992 में।
1997 में जो इसी का नाम बदल करके जो है हमने क्या किया था, जो है टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है इसका नाम रखा था। क्यों इसका नाम ऐसा हमने क्यों रखा था, इसका नाम जो है वो हमने जो है इसलिए रखा था, मतलब क्योंकि दूर दराज के इलाकों में जो दुर्गम इलाके हैं जहाँ पे जो है लोगों के पास अनाज वगैरह कम होता है, तो उनको जो है अनाज की जो है आपूर्ति की जाती थी। ठीक है, तो चलिए एक चीज को समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे हाँ, यहाँ पे एक कंफ्यूजन मैंने आपको थोड़ा सा गलत चीज बता दी है। देखिए सबसे पहले जो है टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है उसकी शुरुआत तो 1992 में हुई थी। ठीक है, लेकिन 1987 में हुई थी, लेकिन 1992 में जो है किसकी शुरुआत हुई थी, वो पीडीएस की नहीं हुई थी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तो हाल ही में लाया। 1992 में जो है संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत हुई थी। किसकी, संशोधित, किसकी, संशोधित। तो सबसे पहले क्या आया था, तो सबसे पहले 1992 में संशोधित पीडीएस आया था। फिर इसी का नाम बदल करके 1997 में जो है वो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रख दिया गया। फिर इसके नाम में चेंज करके इसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रख दिया गया। तो आपको ये 3 चीजें याद रखनी है। अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है, जैसे मुझे हो गया वैसे बच्चों को भी हो जाता है पेपर में। ठीक है, तो आपको यहाँ पे चीज मैंने क्लियर कर दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम साक्षरता वाले राज्यों की समूह की आपको पहचान करनी है। अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, असम, उत्तर प्रदेश। किसकी सबसे कम जो है वो साक्षरता दर रही है, तो इसका आंसर होगा बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान। भारत की साक्षरता दर कितनी है 2011 के जनगणना के अनुसार, तो 74.04% जो है भारत की साक्षरता दर है। और सबसे कम कहाँ पाई जाती है, तो बिहार में पाई जाती है। तो बिहार में कितनी है, 61.8 है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में कितनी है, तो 65.3 है। और उसके बाद राजस्थान में कितनी है, तो 66.11 है। उसके साथ हम बाकियों को देख लेते हैं। झारखंड में कितनी है, 66.4 है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश में आपसे पूछे कितनी है। ठीक है, आंध्रा में, तो आंध्रा में जो है वो 67.2% है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय अधिराज्य यानी इंडियन डोमिनियन के विचार को प्रस्तावित किया था, यानी पहली बार जो है वो इंडियन डोमिनियन का विचार जो है कौन सा प्रस्ताव लेके आया था। क्रिप्स मिशन, सार्जेंट स्कीम, कैबिनेट मिशन प्लान, वुड्स डिस्पैच। देखिए तो इसे लेके आया था क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था, 12 मार्च 1942 को आया था। इस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो है ब्रिटेन की जो स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा खराब थी, तो उसे सैनिकों की आवश्यकता थी। तो उसे किसका सहयोग चाहिए होगा, भारत का सहयोग चाहिए था। तो इसी संदर्भ में जो है वो भारत के लिए एक लालच लेकर के आए कि भारत डोमिनियन यानी इंडियन अधिराज्य का दर्जा भारत को दे दिया जाएगा, यानी कुछ राज्यों में इंडियन जो है अपने संदर्भ में जो है वो नियम बना सकता है। तो आपको एक हाथ से समझिए लॉलीपॉप दे करके आपका जो है सहयोग मांगा जा रहा था। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि क्रिप्स मिशन में जो है भारतीय अधिराज्य का जो है धारणा आई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा जल संरक्षण के लिए 14वीं शताब्दी में निर्मित हौज खास जलाशय कहाँ स्थित है। चंडीगढ़ में, आगरा में, दिल्ली में, फतेहपुर सिकरी में। देखिए आपको पता है हौज खास विलेज जो है दिल्ली मेट्रो का एक जो है मेट्रो स्टेशन भी है हौज खास। ठीक है, वहीं से उसी से आप याद कर लीजिए कि हौज खास विलेज या हौज खास जो है वो दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है, जो वहाँ पे एक शहर था श्री शहर, दिल्ली में श्री शहर, उसमें पानी की आपूर्ति की सप्लाई करने के लिए उन्हें इसका जो है निर्माण करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। यानी इसमें आपसे जो है जो सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कैसे करता है राष्ट्रपति, उसको बारे में पूछा गया कि ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है। आर्टिकल 125 में, 124 में, 129 में, 121 और 122 किस में कहा गया। तो देखिए ये आर्टिकल 124 में कहा गया है, भाग 5 इससे संबंधित है।
भाग 5 और आर्टिकल 124 से लेकर के 127 के बीच में जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाती है सुप्रीम कोर्ट के लिए, उसके बारे में अनुच्छेद दिया गया है। और अनुच्छेद 124 जो है, जो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में, उसकी व्याख्या करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर उत्तर प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है, आपको बताना है। कानपुर है, सहारनपुर है, मेरठ है, बरेली है, किसमें सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है? तो सबसे ज्यादा उत्पादन जो है सूती वस्त्र कानपुर में किया जाता है। इससे क्या किया जाता है? इसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अब चलो बाकियों को देख लेते हैं, ठीक है। तो जो बरेली है, ठीक है, वो जरी जरदोजी उद्योग के लिए फेमस है। मेरठ जो है वो खेल के सामान के लिए फेमस है। और सहारनपुर जो है वो लकड़ी पर नक्काशी करने के लिए फेमस है। अब आपको ये सब चीजें कहाँ से स्टार्ट होंगी? तो वन डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, वन प्रोडक्ट, ODOP व्यवस्था चलाई थी उत्तर प्रदेश सरकार ने। वहां पे उन्होंने अपने जितने भी जिले हैं 75 के 75 यूपी में, उन सभी के लिए स्पेसिफिक जो है उत्पाद की जो है वो व्यवस्था की थी कि यहाँ पे ये चीज जो है वो सबसे ज्यादा मिलती है, या यहाँ की ये चीज सबसे ज्यादा फेमस है। तो आपको ODOP याद कर लेना है क्योंकि आपसे ये पूछेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ, 35 वर्ष है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन आयुष घटकों में से एक नहीं है? देखिए, आयुष जो है उसकी शुरुआत 2014 में की गई थी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, ठीक है, उन्होंने किया था। इसमें उन्होंने जो है इसमें उन्होंने मेडिसिन की जो बहुत सारी फील्ड्स होती हैं उसको कंबाइन किया था। तो उसमें कौन कौन सी आती है? एक तो आयुर्वेदा आता है, दूसरा योग को उन्होंने शामिल किया था, फिर जो है प्राकृतिक चिकित्सा, फिर सिद्धि भी की जाती है बहुत सारी, फिर यूनानी दवाओं को, ठीक है, और होम्योपैथी, इन सबको शामिल किया। तो होम्योपैथी के अलावा सोवा रिगपा, ये भी नाम है, याद रख लीजिएगा, अलग सा नाम है। इन सभी मेडिसिन की जो व्यवस्था है इनको शामिल किया गया था, लेकिन उसमें एलोपैथी को शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। तो यही आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कब जो है किया था? 1311 में, 1301 में, 1303 में, 1308 में, कब उन्होंने जो है वो चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वो 1303 में जो है चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। उस टाइम पे चित्तौड़ के जो शासक थे उनका नाम था राणा रतन सिंह, उनका शासन हुआ करता था। तो उनके शासनकाल में जो है उन्होंने इस पे आक्रमण किया था, ठीक है, और चित्तौड़ के किले पर जो उन्होंने जीत हासिल की थी। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल अगर आपसे कोई पूछे तो आपको बताना है 1296 से लेकर के 1316 तक उनका शासनकाल जो है वो रहा है। और अलाउद्दीन खिलजी किसके लिए फेमस है? तो भारत में बाजार व्यवस्था को स्थापित करने के लिए इनका योगदान जो है वो दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जॉइंट लिबर्टी ग्रुप इज एन इनफॉर्मल ग्रुप विच टेक्स लोन ऑन म्यूचुअल गारंटी, यानी संयुक्त देता समूह अनौपचारिक समूह होता है जो पारंपरिक गारंटी का ऋण लेता है। कितना? 1 से 3 का, 15 से 18 का, 30 से 60 का, 4 से 10 का। यानी आपको बताना है कितने व्यक्तियों का ये समूह होता है। तो ये 4 से 10 व्यक्तियों का एक अनौपचारिक समूह होता है जो पारंपरिक जो है गारंटी पर ऋण लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब जो एक ही प्रकार का काम करते हैं, तो कृषि का काम करेंगे, उद्योगों में लगे हुए हैं, तो ये उनसे जो है पारंपरिक गारंटी पर ऋण लेते हैं। जो पुरानी व्यवस्था है उसके हिसाब से ऋण लेते हैं। इसकी स्थापना जो है वो 1992 में जो है नाबार्ड के तहत की गई थी। किसके तहत की गई थी? नाबार्ड के तहत की गई थी, बस आपको इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संपीड़न के केंद्र और एक आसन विलयन के बीच की दूरी डैश के बराबर होती है। तरंग दैर्घ्य के 1/3, तरंग दैर्घ्य के दुगने, तरंग दैर्घ्य या तरंग दैर्घ्य के आधे कितना होता है? देखिए इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए ये है पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है यहाँ से, और ये यहाँ पे डिस्टेंस है, दूरी,
ठीक है। अब तरंग दैर्घ्य आपको पता ही ऐसी चलती है, ऊपर नीचे, ठीक है, ये ऐसे चलती है। अब ये जो ऊपर हिस्सा हुआ है उसको हम बोलते हैं श्रृंग, और जो नीचे का हिस्सा था उसको हम बोलते हैं गर्त, ठीक है। और तरंग दैर्घ्य को हम कैसे नापते हैं, ये जो यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक ये जो एरिया है इसको हम बोलते हैं पूरा तरंग दैर्घ्य। ये पूरा कितना है, ठीक है, यानी इसको अगर डब्बे में देखें ये पूरा तरंग दैर्घ्य कितना होता है, ये कितना होता है, इसको हम बोलते हैं तरंग दैर्घ्य, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि एक संपीड़न के केंद्र और आसन विलयन में आपको, यानी यहाँ से ये जो ऊपर उठा है और ये जो नीचे गया है उनमें कितना दूरी होता है आपको बताना है। तो देखिए कितना है, ये आधा ही ऊपर उठता है फिर आधा ही नीचे जाता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, तरंग दैर्घ्य के आधे होता है। कितना होता है, तरंग दैर्घ्य के आधे होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेफ्थलीन बॉल निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ का उत्पाद है? डीजल का, कोल वायर का, कोक का, पेट्रोलियम का। किससे बनता है आपका नेफ्थलीन बॉल? तो आपकी नेफ्थलीन बॉल जो है वो कोल वायर से बनती है, यानी कोल की तार से बनती है। इसका सूत्र है C10H8, इसका सूत्र है, ठीक है। इससे एक विशिष्ट प्रकार की गंध आती है, व्हाइट कलर का। आपने देखा होगा लोग अपनी अटैचियों में रखते हैं, ठीक है, ताकि अटैचियों में सुंदर सी स्मेल बनी रहे। उसी की बात यहाँ पे हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक शास्त्रीय संगीत शैली सोपना संगीतम को भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से उत्पन्न माना जाता है? उड़ीसा से, केरल से, तेलंगाना से, कर्नाटक से। किससे जो है इसकी उत्पत्ति हुई है, कौन से राज्य में, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसकी उत्पत्ति जो है वो केरल राज्य में हुई है। क्यों? कि प्रारंभ में केरल के जो मंदिरों था ना, मंदिरों उसमें इसे गाया जाता था। इसके दो प्रकार हैं, पहला है कोटिपाड़ी सेवा, दूसरा है रंगा सुपानम, ठीक है, ये इसके दो पार्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने क्षत्रिय नृत्य की शुरुआत की थी? ठीक है, माधवाचार्य ने, भास ने, व्यास ने, जो शंकर देव ने। तो 15वीं शताब्दी में असम के एक वैष्णव संत थे शंकर देव, उन्होंने की थी। वैष्णव धर्म में जो है वो विशिष्ट प्रयोग के माध्यम से, मतलब एक विशिष्ट तरीके से जो है, मतलब नृत्य के माध्यम से जो है भगवान को प्रसन्न करने की परंपरा उन्होंने शुरुआत की थी। ये जो है भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। कब इसको शामिल किया गया था 8 शास्त्रीय नृत्यों में? तो 2000 में से जो है भारत के शास्त्रीय नृत्यों में शामिल किया था। आपको भारत की आठों जो शास्त्रीय नृत्य जो फॉर्म है उन्हें याद कर लेना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे सवाल बने। चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से जो है वो 8 शास्त्रीय नृत्य जो है वो शामिल हैं, ताकि आप याद रखिए। सबसे पहला, जिसपे बहुत बार क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ, बहुत ही कॉमन है, आपको याद होगा। पहला आता है भरतनाट्यम, तमिलनाडु का। दूसरा आता है कथकली। तीसरा है कथक। चौथा है ओडिसी। पांचवा है मणिपुरी। छठवां है मोहिनी अट्टम। मैं इस पे भी आपको बहुत बार जो है वो क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। सातवां है कुचिपुड़ी। और आठवां है जो है सत्रीय नृत्य, जो मैंने आज आपको करवाया। आपको ये 8 के 8 डांस फॉर्म याद रखने हैं, आपसे पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मौलिक अधिकारों को हमारे लोगों की प्रतिज्ञा और सभ्य संसार के साथ एक समझौते के रूप में वर्णित किया है? अशोक मेहता ने, बलवंत राय मेहता ने, एस राधाकृष्णन ने, जाकिर हुसैन ने। एस राधाकृष्णन ने किया है, ये हमारे जो है पहले उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने जो है ये स्टेटमेंट दिया है, आपको ये स्टेटमेंट याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका, अंगक और उनकी भूमिकाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा योजन सही है? आपको बताना है कि कौन सी जो है सेल्स जो है कौन सा काम करती हैं, कौन से टिश्यू कौन सा काम करते हैं। देखिए माइक्रोकॉन्ड्रिया जो प्रोटीन संश्लेषण का काम करती है, ठीक है, आपको बताना है कौन सा सही है, ठीक है। तो देखिए ये बात गलत है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन संश्लेषण का काम नहीं करती है।
ये जो है ये श्वसन का काम करती है, ये हमारी जो ऊर्जा होती है, ठीक है, उसको एटीपी में बदलती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, श्वसन का काम करती है। फिर दूसरा बोला राइजोसोम प्रोटीन संश्लेषण काम करते हैं, ये बात 100% सही है। राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं। केंद्रक, देखिए केंद्रक पूरा खनिजों का परिवहन करता नहीं, केंद्रक जो है वो नियंत्रण कक्ष होता है, जो है जो भी काम होता है सेल का उन सबको जो है वो नियंत्रण करके रखता है, कंट्रोल में करता है। फिर है क्लोरोप्लास्ट वाष्पोत्सर्जन करता है, ये सबको पता है। क्लोरोप्लास्ट वाष्पोत्सर्जन नहीं करता है, ये खाना बनाने का काम करता है, इसी के माध्यम से पौधे अपना खाना बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ लिबर्टी में ऐसी किस हस्ती को दर्शाया गया जिसे भारतीय स्वतंत्रता और एकता में काफी योगदान दिया, सबको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है बनाया गया। ये नर्मदा नदी के पास स्थित है, ठीक है, नर्मदा नदी किनारे स्थित है। और किसके पास स्थित है, तो सरदार सरोवर डैम है वहां पे स्थित है, और गुजरात के केवड़िया जिले में है। ये भी याद रखिएगा, लोकेशन पूछ लेता है कई बार। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2021 में ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा द इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट जो है उसमें किस चुनौती के बारे में बात की गई, जाति भेदभाव, क्षेत्रीय विविधताएं, लिंग अनुपात में असमानताएं, आय, लिंग और नस्ल संबंधी असमानताएं। देखिए इनइक्वालिटी, आप जो है इसमें वर्ड से ही पता लगा सकते हैं इनइक्वालिटी के बारे में। तो कहाँ इनइक्वालिटी है, आय, लिंग और नस्ल संबंधी असमानताओं में इनइक्वालिटी के बारे में बताया जाता है। देखिए ये ऑक्सफैम का जो गठन है वो 1995 में किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है जो वैश्विक स्तर पर जो गरीबी होती है, जो अन्याय होता है उसे कम करना, ठीक है। इसका जो मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो है नैरोबी केनिया में जो है इसका मुख्यालय है, ठीक है, नैरोबी केनिया में इसका मुख्यालय पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जो है वो अपरदाहारी होते हैं, अपरदार यानी हर्बीवोरस होते हैं, कवक, केचुआ, गिद्ध या कौवा, कौन होता है, देखिए ये जो है केचुए होते हैं। अपरदारी क्या होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ठीक है, और जो भोजन को सड़ा गला करके जो है उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, सड़े गले भोजन से, उनको हम बोलते हैं हर्बीवोरस, ठीक है, याद रखिएगा आप इस चीज को। इसमें केचुआ आते हैं, केकड़े आते हैं, ये सब इसमें शामिल होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल राज्य को राज्यसभा में कितनी सीटें आवंटित की है, आपको ये बताना है। 16 है, 10 है, 7 है, 19 है। तो 16 सीटें जो है इसे दी गई हैं। 16 राज्यसभा में है, 42 जो है लोकसभा में है, ठीक है। और अगर आपसे विधानसभा में पूछे तो 294 विधानसभा की सीटें इसकी मौजूद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, झुलाना लोक गायन शैली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर हरियाणा। ये हरियाणा से संबंधित जो है झुलाना जो है वो क्या है, एक शैली है। इसके अलावा और भी शैलियां हैं जो पाई जाती हैं हरियाणा में, उसका नाम है घरवा, पटका, रसिया, बारामासा, ये सब नाम पे आपको याद होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक तरल का उदाहरण है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी है। पारा, पारा एक मात्र ऐसा जो है तत्व होता है जो कि रूम टेम्परेचर पे भी आपको किसी रूप में मिलेगा, तो लिक्विड फॉर्म में मिलता है। इसको हम Hg करके लिखते हैं, ठीक है। इसकी क्रमांक संख्या जो है वो 80 होती है, और इसे हम क्विक सिल्वर भी कहते हैं। क्विक सिल्वर किस लिए कहते हैं, क्विक सिल्वर नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये जो धातुओं के साथ मिल करके जो है वो क्रिया कर लेता है अन्य धातुओं के साथ आसानी से मिल करके, लेकिन लोहे के साथ क्रिया नहीं कर पाता, लोहे के साथ इसका केमिकल रिएक्शन नहीं हो पाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच डज द वर्ल्ड मानसून इज ओरिजिनेटेड। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अरबी भाषा के शब्द मौसमी से लिया गया, जिसका अर्थ होता है मौसम। और मौसम क्या होता है, एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा जो होती है उसे हम बोलते हैं मौसम। दिशा में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं एक ईयर में, नॉट वन डे, नॉट वन मंथ, पूरा होल ईयर में जो वायु की दिशा में परिवर्तन होता है उसे हम मौसम कहते हैं, ठीक है। ये तो सबको मालूम है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इन ईयर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेटेड अ टोटल नंबर ऑफ डैश इंडियन फॉरेन इंश्योरेंस कंपनीज आपको बतानी है, ठीक है। तो देखिए जीवन बीमा निगम ने वर्ष जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, LIC की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1956 में जो है इसका गठन किया गया था। कुल कितने, तो 245 का जो है तो टोटल 45 LIC का गठन किया गया था। इसमें 16 विदेशी कंपनियां थी और 75 जो है वो भारत की मिली हुई कंपनियां थी, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि जो है कौन सी ईयर में जो है इसे समाहित किया गया था, आपको ये जवाब बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 1956, और जब बनी थी 1956 में बनी थी और 245 जो है कंपनियों के साथ मिलकर के इसका गठन किया गया था। बस यही बात आपको बतानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद द्वारा पारित 2002 के 86वां संविधान संशोधन वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा के मूल अधिकार को स्थापित करता है। आपसे पूछ रहा है, देखिए ये बहुत ईजी है। 6 से लेकर के जो 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए इसमें प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद जो है आर्टिकल 21A इसी से संबंधित है। उसके साथ साथ जो है हमारे मौलिक कर्तव्यों में अनुच्छेद 51A भी जो है इससे संबंधित है। ये दो चीजें हैं जो प्राथमिक शिक्षा के बारे में बात करती हैं। ये आज के हमारे क्वेश्चंस की जो है वो की है, ताकि आप जो है इसे लगाएं और जो है अपने आंसर को इससे मैच कर दें। तो आज के इसी के साथ आज की हमारी क्लास समाप्त होती है। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए और जो करंट अफेयर्स है उन्हें रिवाइज कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाते रहिए, ताकि जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो आपके कम से कम जो है किसी भी सूरत हाल में जो है वो गलत ना हो। तो चलिए हम आपसे कल मिलेंगे, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।